स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। मैं आपके लिए लेके आया हूँ वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर की पूरी क्लास, है ना। तो आप लोग इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि आपको बहुत हेल्प करेगा। जो स्टूडेंट्स एमए की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और जो नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर इस तरह की सेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास उनके लिए बहुत उपयोगी है, ठीक है। और मैं आपको एक एक चीज इसमें क्लियर करता हुआ चलूंगा, ठीक है। और साथ में ही इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग इस पूरे लेक्चर को बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और नंबर 2, इसको आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए, ठीक है। चलो दोस्तों, सबसे पहले वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर को अगर आपको समझना है तो इसमें कुछ शब्द होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं, उनको समझना बहुत जरूरी। अगर अभी नहीं समझेंगे तो वो बाद में बार बार आते रहेंगे और आपको वो तंग करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे? वो बार बार आपको तंग करेंगे। तो पहले जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, पहले उन शब्द हैं, उनका हम अर्थ समझ लेते हैं। फिर उसके बाद जब कभी भी हम जैसे हम थ्योरेटिकल पार्ट स्टार्ट करेंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। एक ये शब्द है दोस्तों, धर्म मीमांसा। सॉरी, तत्व मीमांसा, है ना। सॉरी, धर्म मीमांसा, है ना। पहला वर्ड है धर्म मीमांसा। धर्म मीमांसा क्या है, ठीक है ना। तो धर्म मीमांसा ज्ञान की वह शाखा है, ठीक है ना। आप यह ध्यान रखना, ज्ञान ये भी क्या है, धर्म मीमांसा भी ज्ञान प्राप्त करने का एक वो है, ठीक है ना। तो क्या है, धर्म मीमांसा ज्ञान की वह शाखा है जिसमें ईश्वर, ठीक है ना, और सृष्टि के बारे में, ठीक है ना, धार्मिक मान्यताओं का अध्ययन किया जाता है ना। क्या किया जाता है इसमें? आप बेसिकली कह सकते हो कि भाई ये इसमें क्या होता है कि धार्मिक मान्यताओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। और किसके बारे में? ईश्वर और सृष्टि के बारे में, कि भाई ईश्वर है, सृष्टि है, कैसे बनाई, किसने बनाई, क्यों बनाई, इन सब के बारे में धार्मिक मान्यताओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसमें सृष्टि की सब घटनाओं की व्याख्या के लिए लौकिक तत्वों का, ठीक है ना, लौकिक तत्वों और शक्तियों की चर्चा की जाती है ना, ठीक है ना। कहा जाता है कि ये तो प्रकृति ने बनाया है। क्या? प्रकृति ने बनाया। इस सृष्टि को किसने बनाया? प्रकृति ने बनाया। लौकिक तत्वों की बात की जाती है, ठीक है ना। तो ये होता है आपका धर्म मीमांसा। क्या? धर्म मीमांसा ज्ञान की वो शाखा है जिसमें ईश्वर और सृष्टि के बारे में, किसमें? ईश्वर और शुरू में जो राजनीति का अध्ययन क्षेत्र था वो क्या था? वो सृष्टि के बारे में समझना था, राज्य के बारे में समझना था, ठीक है ना। तो वहीं पे इसका यूज आ जाता है कि धर्म मीमांसा ज्ञान की वो शाखा है जिसमें ईश्वर और सृष्टि के बारे में धार्मिक मान्यताओं का अध्ययन किया जाता है कि धार्मिक मान्यताएं क्या थी, ठीक है ना। धार्मिक मान्यताएं क्या थी? धार्मिक मान्यता क्या थी? देवी क्या बोलते हैं, राज्य की देवी सिद्धांत का कहता है। तो वो चीज ये कह रहा है, इसमें सृष्टि की सब घटनाओं की व्याख्या के लिए, मतलब अगर सृष्टि को समझना है कि सृष्टि की प्रकृति क्या है, सृष्टि क्यों है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसमें क्या करेंगे? अलौकिक तत्व। अलौकिक तत्व मतलब जो कि भाई ये होते हैं आपके देवी देवताओं से जुड़े होते हैं, उनको अलौकिक तत्व कह सकते हैं, और शक्तियों की चर्चा की जाती है, ठीक है ना। तो धर्म मीमांसा आपका हो गया। इसके बाद अगला जो है वो तत्व मीमांसा। क्या है दोस्तों? वो तत्व मीमांसा है, ठीक है। ये भी वर्ड बहुत कई बार आपको आएगा और वेस्टर्न थिंकर में ये वर्ड बार बार आते हैं। तो तत्व मीमांसा दर्शन शास्त्र। क्या है तत्व मीमांसा? दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जिसमें मुख्यतः इस प्रश्न पर विचार करते हैं कि सृष्टि का कोई यथार्थ अस्तित्व है या नहीं है। मतलब तत्व मीमांसा के अंदर जो है कि इस प्रश्न पर विचार किया जाता है कि भाई सृष्टि का कोई यथार्थ अस्तित्व है या नहीं है। मतलब जो ये पृथ्वी है इसका कोई अस्तित्व है या नहीं है। यदि वह कुछ है तो वह क्या है, ठीक है ना। ये जानने की कोशिश की जाती है कि अगर है तो क्या है वो, ठीक है ना। इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए अनुभवातीत ज्ञान का सहारा लिया जाता है। क्या लिया जाता है दोस्तों? अनुभवातीत का ज्ञान का सहारा लिया जाता है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है लिया, ये दिया क्या बोलते हैं, आपका वॉइस टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। तो क्या है कि भाई आप क्या बोलते हैं, तत्व मीमांसा दर्शन शास्त्र की वो शाखा है जिसमें मुख्यतः इस प्रश्न पे विचार करते हैं कि भाई सृष्टि का कोई अस्तित्व है या नहीं है ना। अस्तित्व है या नहीं है, और है तो वो क्या है, ठीक है ना। इस चीज के बारे में रहता है कि भाई ये सृष्टि है तो वो किस लिए है, क्यों है, ठीक है, इसका क्या कारण है।
इन सब प्रश्नों पर विचार किया जाता है। और इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए अनुभवातीत, ये दोस्तों अनुभवातीत है। क्या है? अनुभवातीत है, अनुभवातीत। क्या है? ये अनुभवातीत है, ठीक है ना, अनुभवातीत नहीं है, अनुभवातीत है। तो अनुभवातीत ज्ञान का सहारा लिया जाता है। अब ये अनुभवातीत क्या है दोस्तों? जो चीज हमें अनुभव से प्राप्त ना हो ना, वो अनुभवातीत हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाता है? जो हमें अनुभव से प्राप्त ना हो उसको अनुभवातीत बोलते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अनुभव मूलक ज्ञान के आधार पर इसका कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता। कहने का मतलब यह है कि भाई इसके अंदर क्या होता है कि तत्व मीमांसा के अंदर हम क्या करते हैं कि सृष्टि का जो कोई अस्तित्व है या नहीं है उसको जानने की कोशिश करते हैं। और क्या बोलते हैं उसके बाद क्या बोलते हैं, इसमें अनुभवातीत ज्ञान का सहारा लिया जा सकता है। क्योंकि अनुभव मूलक ज्ञान जो है ना, जो हमारे पास अनुभव है, उससे हमें नहीं पता चलेगा कि भाई इस पृथ्वी का क्या अस्तित्व है क्या नहीं है, ठीक है ना। अब आप हो या मैं हूं, हम इस सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में हम अपने अनुभव के आधार पर कुछ नहीं कह सकते। हमें क्या अनुभव है? हम 10-15 साल पहले या 20, 25, 30, 40 साल पहले पैदा हुए, लेकिन सृष्टि तो पता नहीं कब से चली आ रही है, ठीक है ना। तो हमारा जो अनुभव है वो बहुत छोटा है, ठीक है ना, वो हमारा अनुभव बहुत छोटा है। वो हमें यहाँ इस प्रश्न तक, इस उत्तर तक पहुंचा ही नहीं सकता है कि भाई क्या बोलते हैं सृष्टि का यथार्थ अस्तित्व क्या है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अनुभवातीत, मतलब जो अनुभव से भी परे की चीजें है ना, ज्ञान प्राप्त करने का उनका सहारा लेना पड़ेगा। तो यही इसी को कहते हैं आपका तत्व मीमांसा कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। कभी कभार यहाँ से ना क्या होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। और एमए वाले जो स्टूडेंट्स है ना, मुझे ये इन्फॉर्मेशन आई है कि आने वाले, जैसे आपके एमए के अंदर में थ्योरेटिकल क्वेश्चन हुआ करते थे, 10 क्वेश्चन होते थे, उसमें से आपको 5 करने होते थे। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आपको 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन भी सही आते हैं तो आपको 50% तक 60% तक बन जाता था। लेकिन अब जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे आपके बेसिकली ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे। मतलब एक पर्सन होगा, उसके 4 विकल्प होंगे, 4 में से एक पे टिक करना होगा। तो आप लोगों के लिए भी ये नॉलेज, छोटी छोटी चीजें जो है ना, इनको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि एग्जामिनर एक निश्चित सीमा तक महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को पूछेगा, फिर उसके बाद वो क्या करेगा कि इन छोटे छोटे जो पॉइंट्स है ना, इनको भी पूछ सकता है, ठीक है ना। और बाकी जो वैसे जो स्टूडेंट्स हैं जो आपका कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत जरूरी है। और इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी जब मैं आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। वैज्ञानिक पद्धति क्या है? तो ये आप सब जैसा कि जानते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति क्या है भाई। वैज्ञानिक पद्धति वह पद्धति है जिसके अंदर वस्तु स्थिति तथा तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उसमें परस्पर संबंध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परस्पर संबंध का पता लगाने का प्रयास किया जाता है, ठीक है ना, वस्तु स्थिति और तथ्यों पर, ठीक है ना। अतः यह तत्वों के निरीक्षण, देखो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निरीक्षण और नियमों के अन्वेषण, ये अन्वेषण है, ये गलत हो गया है, ये अन्वेषण है, अन्वेषण। अन्वेषण का मतलब क्या होता है? अन्वेषण का मतलब होता है दोस्तों खोजना, क्या खोजना या खोजना, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है दोस्तों? ये क्या कह रहा है कि भाई ये तत्वों के निरीक्षण, मतलब तत्वों का निरीक्षण करना, और नियमों के अन्वेषण मतलब नियमों को की खोज करने का क्षेत्र है, ठीक है ना। क्या ये तत्वों के निरीक्षण मतलब कि तत्वों की जांच करना, और नियमों का अन्वेषण मतलब नियमों को खोजने का क्षेत्र है, ठीक है ना। इसका उद्देश्य वस्तु स्थिति के बारे में विश्वस्त ज्ञान अर्जित करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका विश्वस्त ज्ञान मतलब वो ज्ञान जिसपे हम विश्वास कर सकते हैं, कोई विश्वास कर सके, वो ज्ञान अर्जित करना है किसी विषय के बारे में, ठीक है ना। ज्ञान के अध्ययन में इस पद्धति का प्रयोग राजनीति विज्ञान का जन्म होता है, ठीक है ना। तो पहले राजनीति है, ठीक है ना, इसमें विज्ञान का प्रयोग मिलकर क्या बन गया? राजनीति विज्ञान बन गया, ठीक है ना। आगे समझते हैं। अनुभव मूलक कथन क्या है? जैसे अनुभवातीत था वैसे ये कथन है, अनुभव मूलक कथन क्या है, ठीक है ना दोस्तों। तो अनुभव मूलक कथन क्या है? तो अनुभव मूलक कथन वो होता है कि जो हमारी ज्ञान इंद्रियां होती है, हमारी ज्ञान इंद्रियां क्या होती है? जैसे आपकी आंख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया,
आपका हमारी जीवा हो गई और त्वचा हो गई, क्योंकि जैसे हम इससे इससे हम आंख से क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है ना, देखने का अनुभव होता है, कान से हमें सुनने का अनुभव होता है, नाक से हमें सूंघने का अनुभव होता है, और जीवा से हमें स्वाद के बारे में पता चलता है, और त्वचा से जब कोई हमें स्पर्श करता है तो भी हम क्या बोलते हैं, पता चल जाता है। तो क्या कहते हैं, ये जो अनुभव पर क्या होता है कि ऐसा कथन जो हमारी ज्ञान इंद्रियों के अनुभव पर आधारित हो। जैसे हमने कोई घटना देखी तो उसके बारे में हमें अनुभव हो गया। एक मिनट, हेलो, बस बढ़िया जी। विक्टर नहीं भैया जी, सॉरी। तो क्या होता है कि हमने जैसे कोई घटना देखी तो हमारी आंखों ने उसको अनुभव किया, ठीक है ना, वो अनुभव मूलक हो गया, ठीक है। हमारी कान ने कुछ सुना, ठीक है ना, हमें सुनने का अनुभव हुआ, तो ये क्या हो गया, इसी को कहते हैं अनुभव मूलक कथन कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। आई थिंक कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, बहुत छोटा और बहुत सिंपल है ये, ठीक है। चेतनवाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आएगा। आज अगर आपने इसे समझ लिया तो आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी। चेतनवाद, यह मान्यता कि इस जगत में जिन भी वस्तुओं का अस्तित्व है वह भौतिक वस्तुएं नहीं है। ये क्या कहता है कि भाई चेतनवाद क्या होता है, चेतना होती है, भावना होती है, हमारे अंदर के विचार होते हैं, उसी को चेतन कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, चेतन को भावना या विचार कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या कहता है कि भाई इस जगत में जिन भी वस्तुओं का अस्तित्व है, मतलब जिन भी चीजों का अस्तित्व है, ठीक है ना, वह भौतिक वस्तुएं नहीं है, बल्कि ये मानसिक वस्तुएं हैं, ठीक है ना। जैसा कि किसी आदमी का, किसी वृक्ष का, या इन सब चीजों, आदमी का हो गया, मनुष्य का, क्या है कि वो भौतिक नहीं है, ठीक है ना, वो मानसिक है। मानसिक है मतलब जिन वस्तुओं का भी अस्तित्व है भौतिक नहीं है, मानसिक है, ठीक है ना। अर्थात वे चेतना या विचार तत्व जैसे सूक्ष्म तत्व की स्थूल अभिव्यक्ति है, ठीक है। चेतना क्या है, आपका क्या है कि मतलब वो क्या है, चेतना या विचार तत्व जैसे सूक्ष्म तत्व की स्थूल अभिव्यक्ति है। मतलब वो क्या होता है, चेतना और विचार की अभिव्यक्ति। जैसे हम कोई विचार हमारे दिमाग में आता है और बाद में हम उसे अभिव्यक्त कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज इसके अंदर ये कह रहा है, विचार तत्व में विकास की क्षमता अंतर्निहित होती है। ये बहुत अच्छी बात है। हमारे जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके दिमाग में कोई विचार आया, ठीक है, वो विचार ऐसा तो है नहीं कि आप क्या बोलते हैं, पढ़ना चालू अचानक ही पढ़ना चालू कर देते हैं। पहले आपके दिमाग में विचार आता है कि भाई आज मैं पॉलिटिकल साइंस का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का लेसन पढ़ूंगा, ठीक है। तो आपके दिमाग में पहले विचार आया, ठीक है ना, फिर विचार आया और फिर उस विचार में विकास की क्षमता थी और वो विकास हो गया, और क्या हुआ कि आपने बुक को पढ़ा। तो वही चीज कह रहा है कि विचार तत्व में विकास की क्षमता अंतर्निहित होती है। क्या विचार तत्व में विकास की क्षमता अंतर्निहित होती है। सपोज करो कि अगर किसी ने ये लैपटॉप बनाया होगा तो उसमें पहले विचार आया होगा, ठीक है ना, विचार क्षमता का विकास हुआ होगा और फिर क्या बोलते हैं, लैपटॉप तैयार हुआ होगा, ठीक है ना। विभिन्न सामाजिक संस्थाएं, अब दोस्तों ये क्या कहता है, इसको सामाजिक संस्थाओं से जोड़ रहा है कि सामाजिक संस्थाएं इसी विकास की विभिन्न अवस्थाओं को व्यक्त करती हैं। अब क्या कहता है कि भाई ये जो सामाजिक संस्थाएं हैं ना, पहले क्या हुआ कि विचार आया, ठीक है ना, विचार आया और विचार तत्व में विकास के कारण क्या हुआ कि सामाजिक संस्थाएं निर्मित हुई है, ठीक है, और इन सामाजिक संस्थाओं का धीरे धीरे करके विकास हुआ है, ठीक है ना। क्या कि विचार आने के बाद सामाजिक जो सामाजिक संस्थाएं है ना, ये एक विकास करके की अवस्थाओं को व्यक्त करती हैं कि भाई पहले आदिम समाज था, फिर उसके बाद समाज और बदला, सामंती समाज वगैरह वगैरह करते करते आधुनिक समाज आज आपके सामने है, ठीक है ना। जब आप हीगल पढ़ोगे ना तो इसके बारे में और डिटेल से आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना। जर्मन दार्शनिक हीगल चेतनवाद के प्रमुख न्यायक माने जाते हैं। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आपका यही बन रहा है कि क्या बोलते हैं चेतनवाद। मैं आपको इस तरह से क्वेश्चन भी यहाँ पे करवाता चलूंगा। चेतनवाद के प्रमुख नायक कौन है। तो आपके सामने ऑप्शन होगा, एक प्लेटो, दूसरा हॉब्स, रूसो, और आपका फोर्थ आपका हीगल, ठीक है ना।
तो आपको किस पे टिक लगाना है, आपको हीगल पे टिक लगाना है दोस्तों, ठीक है ना। इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे और इसी तरह से क्वेश्चन क्या इनमें से ही क्वेश्चन निकालेंगे। क्वेश्चन इनमें से ही बनता है, कहीं बाहर से नहीं बनाता है एग्जामिनर, लेकिन जरूरत है बस आपको छोटे से छोटे शब्द को समझने की और छोटे कंसेप्ट क्लियर करने की, ठीक है ना। तो आप ये हो गया आपका चेतनवाद। चेतनवाद के बाद जड़वाद या भौतिकवाद, ठीक है ना। क्या आता है दोस्तों, जड़वाद या भौतिकवाद आता है, ठीक है ना। तो इसको समझते हैं, जड़वाद या भौतिकवाद। जड़वाद या भौतिकवाद यह मान्यता कि सृष्टि का सार तत्व जड़ तत्व या पदार्थ है। ये क्या है, ये जड़ है दोस्तों, ये क्या है, जड़, जड़ तत्व या पदार्थ है, ठीक है ना। अब ये क्या कहता है, ये सृष्टि का सार तत्व क्या है, जड़ तत्व है या पदार्थ है, ठीक है ना। वो वहां पे क्या कह रहा था कि विचार कह रहा था, यहाँ पे पदार्थ कह रहा है, ठीक है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना कि भाई हीगल के अनुसार वो क्या बोलते हैं, आपका जो तत्व जो था आपका, बैक जाके देखते हैं, चेतनवाद के अंदर में क्या कहता है कि भाई क्या बोलते हैं, ये जो है क्या बोलते हैं, वस्तु जो मानता कि जिनमें वस्तुओं का अस्तित्व है वो भौतिक वस्तुएं नहीं है बल्कि क्या है, मानसिक वस्तुएं हैं, अर्थात वे चेतना या विचार तत्व हैं। क्या इसमें क्या कहता है चेतनावाद में कि ये चेतना या विचार तत्व है, ठीक है ना। और इसमें क्या कहता है कि भाई जड़वाद या भौतिकवाद यह मानता है कि सृष्टि का सार तत्व क्या है, जड़ तत्व है या पदार्थ है, ठीक है ना। चेतना का कोई स्वाधीन अस्तित्व नहीं है, मतलब वो कहते हैं कि भाई चेतना का कोई स्वाधीन अस्तित्व नहीं है, वह जड़ तत्व की विशेष व्यवस्था को प्रतिबिंबित करती है। जड़ तत्व में विकास की क्षमता पाई जाती है। अब ये क्या कह रहा है कि जड़ तत्व में विकास की क्षमता पाई जाती है जिसमें भिन्न भिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं का आविर्भाव होता है, ठीक है ना। क्या है कि भाई जड़ तत्व में क्या होता है कि ये कहता है कि जैसे उसमें वो क्या था कि विचार तत्व में विकास की क्षमता पाई जाती है, यहाँ कह रहा है कि जड़ तत्व में विकास की क्षमता पाई जाती है जिससे भिन्न भिन्न सामाजिक अवस्थाओं का निर्माण होता है, ठीक है ना। ऐसी प्रत्येक अवस्था किसी विशेष उत्पादन प्रणाली के साथ जुड़ी रहती है, ठीक है ना। क्या होता है कि ऐसी अवस्था किसी विशेष उत्पादन प्रणाली के साथ जुड़ी रहती है। आधुनिक युग में कार्ल मार्क्स को जड़वाद का प्रमुख प्रवक्ता माना जाता है। तो ये लाइन बहुत नोट करने वाली है कि आधुनिक युग में कार्ल मार्क्स को जड़वाद का प्रमुख प्रवक्ता माना जाता है, ठीक है ना। अब ये क्या कार्ल मार्क्स बेसिकली कहता क्या है कि इसके अंदर जड़वाद के अंदर में कि भाई क्या होता है कि भाई सृष्टि का सार तत्व जो है ना वो जड़ तत्व है, पदार्थ है, मतलब कोई चीज रखी हुई है वो जो है वो आपका क्या है, वही सृष्टि का सार तत्व है, ठीक है ना, वो पदार्थ, ठीक है ना। भाई चेतना जैसी, वो कहता है कि चेतना जैसी कोई चीज नहीं होती है, ठीक है ना। और जड़ तत्व जो है वो पदार्थ है ना, उसके अंदर विकास की क्षमता पाई जाती है, ठीक है ना। और उसी से क्या होता है कि सामाजिक अवस्थाओं का निर्माण होता है कि भाई जिस समाज में जैसी उत्पादन प्रणाली होगी वैसी ही सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होता जाएगा, ठीक है ना। और इसी यही चीज कहता है इसके अंदर में कार्ल मार्क्स। जब हम एक बार जब इसको कार्ल मार्क्स का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो ये हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद पूर्ण सत्तावाद, ठीक है ना। पूर्ण सत्तावाद क्या है, ये आपका बार बार आएगा, थ्योरी में आएगा, आपका कॉम्परेटिव में आएगा, आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स में भी आएगा। पूर्ण सत्तावाद ऐसी शासन व्यवस्था है जिसके अंदर शासक असीम सत्ता क्या करता है, असीम सत्ता का प्रयोग करता है। वह सारे निर्णय अपने विवेक से करता है, ठीक है। किससे करता है, अपने विवेक से करेगा। वह किसी की राय या सलाह लेने को बाध्य नहीं है। तो आपको याद रखना है कि भाई ये पूर्ण सत्ता होता है, वाद होता है, उसके अंदर क्या होता है, वो शासक अपनी असीम सत्ता का मतलब अपनी पूरी ताकत का प्रयोग करता है, ठीक है। वो सारे निर्णय अपने विवेक से करता है, मतलब वो अपने दिमाग से करेगा, किसी की सलाह लेने की नहीं लेगा, वो किसी से पूछेगा नहीं, उसको जो अच्छा लगेगा वो कर देगा, अपने दिमाग से करेगा, अपने विवेक से करेगा, ठीक है। वो किसी की सलाह राय मशवरा करने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है ना। ये पूर्ण सत्तावाद की पहचान है, ठीक है ना। उसके बाद आता है रूढ़िवाद। रूढ़िवाद जो है दोस्तों इसके बाद अगला जो आता है दोस्तों वो आता है आपका रूढ़िवाद।
अब रूढ़िवाद क्या है कि भाई वो सिद्धांत जो ये रूढ़िवाद क्या कहता है कि पुरानी जो चीजें परंपरा के तौर पे चली आ रही ना, जो नियम कायदे कानून बने हुए आ रहे हैं, ये उन पे ही विश्वास करता है, ठीक है ना। ये किसी परिवर्तन को बिल्कुल पसंद नहीं करता है, ठीक है ना। समझते हैं, रूढ़िवाद वह सिद्धांत है जो चीरकाल, है ना, चीर है, ये क्या है दोस्तों, ये चीर है, ये चीरकाल से प्रचलित सामाजिक और सामाजिक व्यवस्थाओं के प्रति सम्मान को बढ़ावा देता है। मतलब जो पीछे से चली हुई कोई व्यवस्था, कोई रीति रिवाज परंपरा चली आ रही ना, तो ये उसको सम्मान देता है, ठीक है ना, उसको प्राथमिकता देता है। यह सिद्धांत नए और बिना आजमाए हुए विचारों और संस्थाओं को अपनाने में संकोच करता है। क्या कहता है कि भाई जैसे अगर रूढ़िवादियों से कहा जाए कि जैसे हमारे घर में हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं, ठीक है ना, कि हम आज की पहले क्या बूढ़े बुजुर्ग हैं, अगर उनसे आप कहोगे कि चलो डीजे लगवा देते हैं शादी के अंदर, तो वो क्या कहेंगे, वो मना करेंगे, उसको कहेंगे नहीं यार वो बेकार का खर्चा है, बेकार है, वो नहीं करना है, ठीक है ना। तो क्या है कि वो जो नई चीजें है ना, नए सिद्धांत, नई चीजें, उनको अपनाने से मना करते हैं, उसमें संकोच करते हैं कि भाई हमें नई चीजें नहीं चाहिए, हमारा पुराना जो सिस्टम चला रहा है हम उसी हिसाब से शादी करेंगे, ठीक है ना। क्या कहते हैं, हम पुराने सिस्टम के हिसाब से शादी करेंगे, ये डीजे वाला ये हमें समझ में नहीं आता, फार्म हाउस की शादी हमें समझ में नहीं आती है, ठीक है। यह पुराने और आजमाए हुए विचारों एवं संस्थाओं को कायम रखने का समर्थन करते हैं। तो ये क्या कहेंगे, जो पुरानी चीजें चली आ रही है ना, उन्हीं को जैसे का तैसा वैसे उसी को ही वो करेंगे, ये परिवर्तन में विश्वास नहीं रखते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से क्वेश्चन जैसे बन जाए कि परिवर्तन में कौन विश्वास नहीं रखता है, क्या परिवर्तन में कौन विश्वास नहीं रखता है, नहीं रखता है, ठीक है ना। ऑप्शन 1 आदर्शवादी, ठीक है, दूसरा प्लेटोवादी, तीसरा आपका उदारवादी, और चौथा रूढ़िवादी। इस तरह से क्वेश्चन देखो, कहीं से भी आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप इसमें टिक लगा देना, ठीक है ना। या कोई कहे कि भाई वो कौन मतलब जो लोग पुराने आजमाए हुए संस्थाओं को ही महत्व देते हैं वो कौन है, तो रूढ़िवादी। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनमें से ही आपके 4-5 क्वेश्चन बन जाते हैं। आप बेफिक्र रहिएगा, मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ठीक है ना। सर्वाधिकारवाद क्या है भाई, सर्वाधिकारवाद क्या है, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और ये क्या बोलते हैं इस समय भी चल रहा है, ठीक है ना। सर्वाधिकारवाद ऐसी व्यवस्था है जिसमें राज्य अपने नागरिकों के जीवन के सभी पक्षों से तात्पर्य है भाई सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो क्या कर रहा है कि सभी पक्षों को क्या करता है, निर्देशित करता है, उसको कंट्रोल कर लेता है, नियंत्रित करता है कि भाई अगर क्या बोलते हैं किसी राज्य के अंदर में, राज्य क्या कहता है कि भाई नहीं, तुम अगर क्या बोलते हैं तुम समाज में अगर उसमें कोई सामाजिक व्यवस्था है तो उसमें भी वो हस्तक्षेप कर देगा, कोई राजनीतिक या आर्थिक या सांस्कृतिक है तो वो भी हस्तक्षेप करेगा। चीन आपका इसका उदाहरण समझ सकते हो आप, ठीक है ना। चीन क्या है, चीन को इसका उदाहरण समझ सकते हो आप, ठीक है। तो क्या करता है, ये नागरिक के जीवन के सभी पक्षों, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो, सभी पक्षों को क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें साधारण है, ठीक है ना। इसमें क्या है, इसमें साधारण सामाजिक जीवन के किसी लक्ष्य को, ठीक है ना। सर्वाधिकारवाद में क्या होता है कि सामाजिक लक्ष्य को महत्व दिया जाता है, क्या दिया जाता है, सर्वाधिकारवाद में सामाजिक लक्ष्य को महत्व दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें साधारण सामाजिक जीवन के किसी लक्ष्य को अनिवार्य मानकर, मतलब इंपोर्टेंट मानकर समाज के सारे संसाधन,
ठीक है ना, उसकी सिद्धि में लगा दिए जाते हैं। मतलब मान लो अगर कोई जैसे आपका क्या बोलते हैं, समाज में समानता लानी है, ऊंच नीच खत्म करना है, तो क्या होगा सर्वाधिकारवाद में कि भाई जितने भी सारे संसाधन है ना, रुपया, धन, पैसा, संपत्ति, न्याय वगैरह सब कुछ उसी में ही लगा दिया जाएगा समानता करने के लिए। तो इसमें क्या है कि इसमें सामाजिक जीवन में के किसी लक्ष्य को अनिवार्य मानकर समाज के सारे संसाधन उस लक्ष्य की पूर्ति में लगा दिए जाते हैं, उस लक्ष्य को सिद्ध करने में लगा दिए जाते हैं। किसी को उसका विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है। तो दोस्तों आप कोई इस चीज का कोई विरोध नहीं कर सकता है कि भाई ऐसा क्यों है। सर्वाधिकारवाद के उदाहरण आप चीन में समझ सकते हो, वहां पे किसी को विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है ना। अभी संशयवाद क्या है दोस्तों? संशय का मतलब क्या होता है? दुविधा के अंदर बीच में फंसा हुआ, ठीक है ना। तो संशयवाद एक दार्शनिक विचार है जिसके अनुसार सत्य और शुभ के बारे में विश्वस्त ज्ञान प्राप्त करने का कोई साधन हमारे पास नहीं है, ठीक है ना। ये क्या संशयवाद कहता है? संशयवाद जो है वो एक दुविधा वाली स्थिति है, ठीक है ना, एक बीच में, जहां पे आपके पास कोई विश्वस्त आपके पास कोई साधन नहीं है कि आप कोई ठोस ज्ञान, विश्वस्त ज्ञान प्राप्त कर सको, ठीक है ना। भिन्न भिन्न तरह की प्रणालियों के आधार पर इसके बारे में भिन्न भिन्न निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कुछ लोग क्या कहते हैं कि भाई ये क्या होता है, राज्य के देवी उत्पत्ति के सिद्धांत पर बल देते हैं। कुछ समझौतावादी विचारक हैं जैसे लॉक, हॉब्स, रूसो, क्या कहते हैं कि भाई राज्य की उत्पत्ति तो समझौते से हुई है, ठीक है ना। तो क्या है कि भाई इसमें भिन्न भिन्न प्रणालियों के आधार पर भिन्न भिन्न निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, परंतु उनमें कौन सा निष्कर्ष अंतिम रूप से मान्य होना चाहिए यह पता लगाना साधारण मनुष्य का काम नहीं है, ठीक है ना। अब भाई राज्य की उत्पत्ति समझौते से हुई है या एक देवी रूप से ये चला आ रहा है, ऐसा हमारे पास हम ये पता नहीं लगा सकते। हमारे पास कोई हम इस तरह से क्या बोलते हैं अंतिम निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। तो संशयवाद का अर्थ मैंने आप लोगों को समझा दिया। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको ये सारे के सारे इंपोर्टेंट आपको मैंने समझा दिए, ठीक है ना। तो ये हमारी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स की पहली क्लास थी, है ना। तो होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होगी। मैं जल्दी से जल्दी अपना टेलीग्राम चैनल बना के इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मैं वहां पे डाल दूंगा, ठीक है ना। तो ताकि आपके साथ के साथ प्रैक्टिस होती रहे और रिवीजन होती रहे, ठीक है ना। जल्दी मिलेंगे दूसरी क्लास के अंदर में। इसके बाद हम चालू करेंगे प्लेटो का, ठीक है ना। प्लेटो, अरस्तु, फिर उसके बाद आपका क्या बोलते हैं मैकियावेली, जो भी हमारे सिलेबस के अंदर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं हम उनको कवर करेंगे, ठीक है ना। अभी के लिए धन्यवाद। आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर हो जाए, ताकि मैं और मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए बहुत अच्छे वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। जय हिंद।